नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन हमारा चल रहा था, उसमें एल्केन को हमने पढ़ लिया और आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्कीन। एल्कीन के अंदर जैसे हमने एल्केन के अंदर पढ़ा वैसे ही वही प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले एल्कीन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहने का मतलब हम एल्कीन का निर्माण किस किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम एल्कीन बना सकते हैं, उसे कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन या निर्माण की विधियां। उसके बाद हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उसमें बस एक चीज हमें जानना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो एल्कीन है वो कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, एल्कीन किसके साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो ये चीजें अपन को किसी भी कोई भी टॉपिक है, तीन चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक उसकी जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हमें जानना होता है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्केन अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास आप जरूर देखें, उसके बाद एल्कीन पढ़ें। ठीक है, चलो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे। एल्कीन, एल्कीन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, CnH2n। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए। CnH2n, इसको अपन क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। सवाल कैसा बनेगा, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो कंपाउंड है वो एल्कीन है, और चार कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है CnH2n, तो इसके अंदर जैसे आप मान रखोगे आपको पता चल जाएगा। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की जो संख्या होती है उसको अपन n कह देते हैं। जैसे कि पेंटेन है तो पेंटेन में n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बात करूं ब्यूटेन है तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ गई, तो उस प्रकार से आपको करना है। या फिर सबसे इजी तरीका आप सिंपली समझते हैं, CnH2n है, यानी कि कार्बन के डबल हाइड्रोजन जिसमें भी दिखे वो आपकी एल्कीन है। मैंने कहीं पे भी लिख दिया C5H10, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल है, क्या हो गया, एल्कीन हो गया। जैसे कि मैंने लिख दिया C4H8, क्या हो जाएगा, C4H8 क्या होता है, एल्कीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन के डबल हाइड्रोजन जहां पे भी दिखे वो आपका एल्कीन हो जाएगा। सोचने की बात नहीं है, और ये बहुत सिंपल है, सबको आता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे जिसको नहीं आता उसके लिए बता दूंगा। एल्केन क्या होगा, एल्केन में डबल से ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया C5H12, तो यहाँ पर क्या है, देखो कार्बन 5 है और यहाँ पर ये 12 है, तो डबल से 2 ज्यादा है, और डबल से 2 ज्यादा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और वहीं पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया C5H8 लिख दिया। तो यहाँ पर कार्बन क्या है, डबल से 2 कम है, डबल से 2 कम है, तो ये आपका एल्काइन हो जाएगा। ये इसको सिंपलने का पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। सामान्य फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, CnH2n। और एग्जामिनर का दिमाग ठंडा रहा तो वो ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, चलो ये इसकी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप सभी को पता है एल्कीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि ये एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक डबल बॉन्ड अगर किसी के अंदर दिख गया तो वो आपकी एल्कीन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसकी बंध लंबाई आपको याद रखनी है। बंध लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1.34 एंगस्ट्रम। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.54 एंगस्ट्रम, है ना, 1.54 एंगस्ट्रम थी। यहाँ पर ये 1.34 एंगस्ट्रम हो जाएगी, याद रख लोगे। दूसरी बात, यहाँ पर बंध कोण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंध कोण 120 डिग्री का होता है। जैसे कि वहां पर कितना था, 109 डिग्री 28 कला, यहाँ पर बंध कोण होता है 120 डिग्री का। दूसरी बात, ये जो एल्कीन है, एल्कीन को अपन क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। जैसे कि एल्केन को हमने क्या कहा, पैराफिन, तो एल्कीन को अपन क्या कहेंगे, ओलिफिन कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये एल्कीन के बारे में सामान्य जितनी सी बातें थी वो हमने लिख ली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक है, और ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लानर, त्रिकोणीय समतलीय।
ट्राइगोनल प्लानर, ये इसकी ज्योमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये एल्कीन के बारे में सामान्य बातें हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सामान्य सूत्र ये हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई, ये बंध कोण हो जाएगा। ये एक एल्कीन का एग्जांपल हमने समझ लिया, और इसको अपन क्या कहते हैं, ओलिफिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अगर मैं कहूं तो ये एल्केन से थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होता है। जैसे हमने एल्केन के अंदर एल्केन को क्या कहा था, पैराफिन कहा था, और पैराफिन का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम क्रियाशील, वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो वो क्या होते थे, एल्केन होते थे। ये एल्केन से थोड़ी ज्यादा क्रियाशील होती है, एल्केन से एल्कीन ज्यादा क्रियाशील होती है, एल्केन से एल्कीन जो है वो ज्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, कौन सा जो है मोर रिएक्टिव होगा, एल्कीन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, तो वो कोई भी तोड़ करके इसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो ये इतनी बातें लिखो। अब अपन पढ़ेंगे इसमें निर्माण की विधियां, बेटा उसको। चलो अब आप हेडिंग लगाएंगे निर्माण की विद्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एल्कीन को हम कैसे बना सकते हैं। एल्केन को हमने कैसे बनाया बताओ, याद करो कल वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था। एल्केन को हमने कैसे बनाया, कई सारे तरीके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनाया था, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनाया था, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में। ठीक है, इसके अलावा हमने किससे बनाया था, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया था, है ना, क्लीवेंसन रिडक्शन, वुड-किस्मर रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया था सोडा लाइम की उपस्थिति में। तो बहुत सारे तरीके थे। अब एल्कीन को बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे नहीं, 3-4 है बस। पहला जो तरीका वो ये है, वो है एल्काइन के आंशिक अपचयन से, एल्काइन के आंशिक अपचयन से। पहला जो तरीका है वो है एल्काइन के आंशिक अपचयन से। अब इसको पढ़ने से पहले मुझे एक चीज आप बताइए कि हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब एल्केन की पढ़ी कि एल्केन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक विधि पढ़ी थी हमने कि एल्कीन और एल्काइन से अपन एल्केन बना सकते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा कि सर एल्कीन और एल्काइन से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। एल्काइन से, जैसे कि मैं बात करूं एल्काइन की, तो कैसे बनाएंगे एल्काइन से एल्केन, हमने कहा सर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा देंगे, इसका अपचयन करवा देंगे। अब हाइड्रोजनीकरण और अपचयन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, और अपचयन रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो वो दोनों एक ही चीज मानना, अपचयन लिखा हुआ है तो भी हाइड्रोजन का ऐड होगा, हाइड्रोजनीकरण लिखा हुआ है तो भी हाइड्रोजन का ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एल्काइन से एल्केन कैसे बनेगा, जब हम एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे या एल्काइन का अपचयन करेंगे। कैसे होगा अपचयन सर, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में। अगर हम एल्काइन का रिडक्शन, एल्काइन का अपचयन करवा दें निकल प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन मिल जाएगा। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका मुझे हाइड्रोजनीकरण करवाना है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड करने हैं। किसकी उपस्थिति में करूंगा, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। होगा क्या, सारे के सारे यहाँ जो बॉन्ड है वो टूट करके हाइड्रोजन लग जाएंगे, यानी कि CH3। तो यहाँ पर ये एल्काइन है, यहाँ से इससे एल्केन बढ़ गया। ये तो इसका क्या हो गया, पूर्ण अपचयन हो गया, है ना। हमने क्या कहा है कि हम एल्काइन का आंशिक अपचयन करेंगे, पूरा अगर अपचयन हो गया एल्काइन का तब तो एल्केन बन जाएगा, तब तो एल्केन बन जाएगा। एल्काइन कैसे बनेंगे, एल्काइन बनेंगे आंशिक अपचयन से, यानी कि इसके अपचयन को पूरा नहीं होंगे। एक बॉन्ड अगर अपन तोड़ दें, भाई 3 बॉन्ड है, अगर 2 बॉन्ड टूट गए तब तो एल्केन बन जाएगा। अगर हम सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ें तो एल्केन बन जाएगा, सॉरी एल्कीन बन जाएगा। अब एक बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है इस रीएजेंट पे। अगर हम रीएजेंट को निकल प्लेटिनम या पैलेडियम ले रहे हैं तब तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और एल्केन बनेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, लेकिन अब आपको ध्यान से सुनना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर मैं यहां पर कैटालिस्ट के तौर पर पैलेडियम के साथ में चारकोल ले लूं, या फिर पैलेडियम के साथ में BaSO4 ले लूं, अगर मैं यहां पर रीएजेंट के तौर पर
रीएजेंट के तौर पर पैलेडियम के साथ चारकोल या पैलेडियम के साथ BaSO4 ले लो। यहां पर तो नॉर्मल पैलेडियम ले रहे थे, जबकि अगर मैंने पैलेडियम के साथ चारकोल ले लिया या फिर मैंने BaSO4 ले लिया, तो अब यहां पर ये एल्काइन का पूरा अपचयन नहीं करेगा, सारे के सारे बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन नहीं लगाएगा, ये बीच में ही रोक देगा, एल्कीन पर ही रोक देगा, एक ही हाइड्रोजन टूटेगा, ये हाइड्रोजन टूटा और एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला, जबकि इसमें क्या होते थे, दोनों टूटेंगे, दो हाइड्रोजन इधर मिलेंगे और दो हाइड्रोजन इधर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपचय के तौर पे, मतलब सॉरी कैटालिस्ट के तौर पे ये हम यूज में ले रहे थे, जबकि यहाँ पर हम ये यूज में ले रहे हैं। तो ये आपको पता कैसे चलेगा रीएजेंट से कि यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, खाली पैलेडियम लिखा है तो पूरा अपचयन कराओ, एल्केन बनाओ, या फिर पैलेडियम के साथ चारकोल लिखा हुआ है, PDC लिखा हुआ है या PDBSO4 लिखा हुआ है, तो आपको आंशिक अपचयन करवाना, एल्कीन बनानी है। कैसे बनेगी एल्कीन? कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो, यही करना है बस। ठीक है, कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड तो तोड़ के डबल बॉन्ड हमारे बनाना है। इधर हमारे पास क्या है? CH3, इधर भी हमारे पास क्या है? CH3 और हाइड्रोजन दो इसमें ऐड कर दो। अब यहां पर एक चीज देखो आप, ये जो एल्कीन हमारे पास बनी, ये कैसी एल्कीन बनी है सर? ये हमारे पास सिस एल्कीन बनी हुई है। ये हमारे पास कैसी एल्कीन बनी है? सिस एल्कीन बनी है। तो अगर आप कैटालिस्ट ये यूज में ले रहे हैं तो सिस एल्कीन बनेगी। अब आप कहेंगे सर ट्रांस बनाना हो तो भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर कैटालिस्ट आपको थोड़ा सा फिर चेंज करना पड़ जाएगा। अगर आप कैटालिस्ट के तौर पर लिथियम या Na और उसके साथ लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो लिथियम मिलेगा या सोडियम मिलेगा, लेकिन साथ में लिक्विड NH3 मिलेगा। अगर ऐसा मिलेगा तो भी इसके अंदर आंशिक अपचयन ही होगा, एल्काइन से एल्कीन ही बनेगा, लेकिन वो फिर ट्रांस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये जो बना ये कैसा बना? ट्रांस बना। ये जो एल्कीन बनी ये कैसी बनी? ट्रांस बनी। तो यहां पर कितनी चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले तो रीएजेंट क्या है, मेन रीएजेंट का ही मुद्दा है। अगर केवल पैलेडियम लिखा हुआ है, केवल निकल लिखा है, केवल प्लेटिनम लिखा है, एल्काइन से एल्केन बनेगा। लेकिन उसके बीच में पीडी के साथ C है, पैलेडियम के साथ चारकोल है, पैलेडियम के साथ BaSO4 है, तो फिर वहां पर एल्कीन बनेगा। लिक्विड NH3 के साथ लिथियम या Na है तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा, यानी कि ये दोनों कैटालिस्ट एल्कीन बनाने के लिए है। अच्छा, अब अगर इन दोनों में से भी ये यूज हो रहा है तो सिस एल्कीन बनेगी, और ये यूज हो रहा है तो ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो समझा दोगे कौन सी चीज कौन सी कैसे बनती है? ठीक है सर। अब ये जो PDBSO4 होता है ना, इसको अपन कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक, लिंडलर कैटालिस्ट, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। हो सकता है वो केवल यही दे दे लिंडलर उत्प्रेरक क्या होता है, तो PDBSO4 जो होता है इसी को अपन लिंडलर उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो अगर अपन लिंडलर कैटालिस्ट यूज में ले रहे हैं तो हमें सिस एल्कीन मिलेगी, और लिक्विड अमोनिया के साथ लिथियम या सोडियम यूज में ले रहे हैं तो ट्रांस मिलेगी। क्लियर? क्लियर? यहां पर P2 कैटालिस्ट भी हो सकता है, P2 कैटालिस्ट, P2 उत्प्रेरक भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक मिलेगा, जरूरी नहीं है ये तीनों मिलेगा, या तो आपको PD के साथ C मिलेगा, या PD के साथ BaSO4 मिलेगा, या लिंडलार कैटालिस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, या P2 उत्प्रेरक लिखा हुआ मिल जाएगा। इनमें से कोई भी एक मिले सिस एल्कीन बनाना है, और इनमें से मिले तो आपको ट्रांस बनाना है, और ये मिल जाए नॉर्मली तो आपको एल्केन बनाना है। समझ गए मेरी बात को? तो ये आपको हो गया एल्काइन का आंशिक अपचयन। आंशिक का मतलब समझते हो, पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ, आधा ही हुआ, पर इससे आगे और अपचयन हो सकता था, एक बॉन्ड अपन और हटा सकते थे, तो वो तो होता है, ये होता है पूर्ण अपचयन, ये हुआ है आंशिक अपचयन। और एल्काइन के आंशिक अपचयन से अपन ने क्या बना ली? एल्कीन बना ली। ठीक है, आई समझ में? चलो अब दूसरी मेथड, इसको मिटा रहा हूं मैं। दूसरा तरीका कौन सा है? आप पढ़ चुके हैं, बीटा एलिमिनेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एलिमिनेशन रिएक्शन मेरे साथ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में विलोपन अभिक्रिया पढ़ी है, उसमें हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा था। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन दूसरी जो तरीका है, या दूसरा जो तरीका है वो है बीटा एलिमिनेशन। एक तो हो जाएगा एल्किल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन, एल्किल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन,
होगा क्या इसमें एल्किल हैलाइड के बीटा एलिमिनेशन में? विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पढ़ी है तो। देखो जैसे कि मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप लग गया, मैंने लिख दिया यहां पर CH3 CH2 CH2X। ये मेरे पास क्या है? कोई भी एल्किल हैलाइड है। मुझे क्या करवाना है? इसका बीटा एलिमिनेशन करवाना है। और बीटा एलिमिनेशन, एल्किल हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? याद करो, किसकी प्रेजेंस में होता है बीटा एलिमिनेशन? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अगर इस प्रकार की रिएक्शन है, बीच में एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, तो इसका बीटा एलिमिनेशन करवाना है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक कार्बन से आपको X निकालना है और एक कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। एक कार्बन से X और एक कार्बन से हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग कार्बन है। जैसे कि इस कार्बन से आपने X निकाल लिया, तो इसके पड़ोसी कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। यानी कि मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, CH3 CH हाइड्रोजन CH2X, तो ये एक ही बात है। चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन को नीचे करके लिख दिया, इसको X को ऐसे लिख दिया, एक ही चीज है। यस सर, एक ही चीज है। होगा क्या यहाँ पर? बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि एक कार्बन से X निकलेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। लिखा हुआ भी है, देखो, वी हाइड्रो, वी का मतलब निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन। समझ रहे? किस किस को निकालेंगे? हाइड्रोजन और हेलोजन को। तो यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया और यहां से हमने हेलोजन निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया? HX निकाल लिया। किसकी प्रेजेंस में निकला? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में निकला। ठीक है, बनेगा क्या? देखो, CH3 CH, और जिनके मध्य से निकला उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और HX निकल गया। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब HX निकाल दो, और कुछ भी नहीं करना। क्या करना आपको? HX निकाल देना। यहां पर X कुछ भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी। ठीक है, तो इसे कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। बहुत इजी रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड लिखा हुआ होगा, एल्कोहलिक KOH रिएजेंट होगा, एक कार्बन से X निकाल लो, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लो, अपने आप उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगर आप HX निकालेंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। तीसरी रिएक्शन, एल्कोहल का बीटा एलिमिनेशन। सेम रिएक्शन है, एल्कोहल का बीटा एलिमिनेशन करना है, बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होगा? जैसे उसमें तो HX निकलता था, जिसको अपन कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। यहां पर होगा निर्जलीकरण। यहां पे क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण का मतलब यहां से जल का अणु निकलेगा। वहां पे HX निकला था, यहाँ पर निर्जलीकरण होगा, जल निकलेगा। जल क्या होता है? H2O का अणु निकलना है, बस। कोई भी मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, ये मेरे पास एग्जांपल है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH, एक हाइड्रोजन नीचे दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। और इधर मैंने लिख दिया, अरे यार ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, मैंने लिखा CH3 CH2OH। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2, एक हाइड्रोजन नीचे कर दिया, और CH2, एक OH नीचे कर दिया। समझ गए? ये रिएक्शन जो होती है, ये होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ये होती है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, ये होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। करना क्या है? जल का अणु बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? OH को अपन यहां से निकाल लेंगे और H को अपन यहां से निकाल देंगे, यानी कि H2O निकल गया। तो बना क्या? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जल का अणु बाहर निकल गया। बस इतना सा काम करना है। इन दोनों से इजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको याद रखना है केवल एक लाइन। एक लाइन क्या याद रखोगे? एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब एल्किल हैलाइड में से HX निकाल दो, एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल में से जल निकाल लो, एक तो OH वो निकाल लो, और एक उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लो। भाई जल में क्या होता है? OH और हाइड्रोजन, दो ही चीजें होती है। तो OH आपको ये लिखा हुआ मिल गया, पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लो, H2O अपने आप निकल जाएगा। बस रिएजेंट क्या यूज में हो रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एल्कोहलिक KOH होना चाहिए बीच में, तभी बीटा एलिमिनेशन होता है, तभी HX निकलेगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड हो गई जिससे अपन एल्कीन बना सकते हैं।
आई समझ में? चलो मिटाओ इसको। अब अपन देखेंगे डाई एलाइड से। डाई एलाइड जो होता है ना, डाई एलाइड का मतलब दो हैलोजन लगे हुए किसी भी कंपाउंड में, उसको अपन डाई एलाइड कहते हैं। उससे अपन कैसे बनाएंगे? अब डाई एलाइड भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है विसिनल डाई एलाइड और एक होते हैं जेमिनल डाई एलाइड, या विस और जेम। सुना आपने? दोनों में क्या फर्क है? चौथी मेथड है एल्कीन का निर्माण अपन करेंगे डाई हैलाइड से। डाई हैलाइड से, डाई हैलाइड के अंदर पहले अपन इसके अंदर विस डाई हैलाइड से और दूसरा जेम डाई हैलाइड, दोनों से बना सकते हैं। जेम डाई हैलाइड, दोनों में अंतर क्या है? विस डाई हैलाइड कैसा होता है पहले पता होना चाहिए। CH3 CH2 CH2, यहां पे X और यहां पे भी X, इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। मतलब दोनों एलोजन, डाई हैलाइड मतलब दो एलोजन तो हो गई होगी, दोनों एलोजन अलग अलग कार्बन पर होते हैं, पास पास वाले पे होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ये एलोजन इस कार्बन पर है और ये एलोजन इस कार्बन पे है, लेकिन है दोनों पास वाले पे, निकटवर्ती कार्बन पर अगर दो एलोजन हो तो उसको विस डाई हैलाइड कहते हैं। जेम डाई हैलाइड में क्या होगा? CH3 CH2 और इसी पे ये CH हो गया, इसी पे X लग गया और दूसरा भी इसी पे लग गया। एक ही कार्बन पर अगर दोनों एलोजन होते हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। आई बात समझ में? अगर एक ही कार्बन पर दोनों एलोजन लगे हुए हैं तो वो जेम डाई हैलाइड, और दोनों एलोजन अलग अलग कार्बन पर है तो वो विस डाई हैलाइड। और अब इन दोनों से अपन क्या बना सकते हैं? दोनों से अपन एल्कीन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे जिंक के साथ। किसके साथ करवाएंगे? जिंक के साथ। और जिंक क्या होता है? Zn+2 होता है, मतलब ये दो एलोजन को अपने साथ ले जा सकता है, दो एलोजन को पकड़ सकता है, इसकी +2 हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जिंक जो है इन दोनों X2 को अपने साथ ले जाएगा, ZnX2 निकल जाएगा। तो अगर ये एलोजन और ये एलोजन निकला तो इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ZnX2 बाहर निकल गया। समझे मेरी बात को? क्या निकल गया? ZnX2 यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो बन गया एल्कीन। अच्छा, जेम डाई हैलाइड से कैसे बनाएंगे सर? जेम डाई हैलाइड के अंदर भी क्या ऐसा करेंगे, जिंक से ये निकाल देंगे तो फिर डबल बॉन्ड कहां बनाओगे भाई? अगर तुमने मान लो ऐसा कर दिया, जैसे इसमें तो ऐसे किया कि एक X यहां से निकला, एक X यहां से निकला, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन गया। इसमें ऐसा करो, देखो ये निकल गया, लो अब डबल बॉन्ड कहां लगाओगे? इसके बीच भाई, इसमें तो नहीं लगा सकते क्योंकि इससे तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, इससे कुछ लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। डबल बॉन्ड अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे डबल बॉन्ड लगाओगे? तो इसके अंदर थोड़ा सा तरीका अलग होता है, इसके अंदर थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। क्या होता है? इसके अंदर अपन को दो जेम डाई हैलाइड लेना है, सेम टू सेम, जैसे कि ये लिया और एक हमने ये ले लिया CH CH2, वो अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, ठीक है ना? बीच में अपन को दो जिंक लेने हैं। इस बार कितने जिंक लेने हैं? दो जिंक लेने हैं। तो अब ये क्या करेगा? एक जिंक 2x को ले सकता है और ये भी 2x को, यानी कि ये चारों के चारों ले जाएंगे दो जिंक, और अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये और ये भाई, इससे भी लिए है इससे भी लिए है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका एल्कीन बन गया। ये आपका क्या बन गया? एल्कीन बन गया। आई बात समझ में? थोड़ा सा अंतर है बस कि इसमें जिंक का एक ही अणु लेंगे तो काम चल जाएगा, इसमें दो लेने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसके अंदर प्रोसेस। तो ये विस डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड दोनों से अपन क्या बना सकते हैं? एल्कीन बना सकते हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? चलो बेटा इसको, अब ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट, बस इतनी चार मेथड है, बहुत आराम से याद हो जाएगी। अब अपन को पढ़ना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस एक लाइन ही आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वही चीज आपको यहां पे भी लागू करनी है जो हमने एल्केन में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था एल्केन में? भौतिक गुणधर्म की अगर मैं बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की, तो इसके अंदर भी एक ही चीज अपन को ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट,
क्या होगा, समानुपाती होता है अणुभार के, मॉलिक्यूलर वेट के क्या हो जाएगा, समानुपाती, और ब्रांचिंग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। सेम चीज फॉलो करनी है, अणुभार जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, एल्कीन में सिस और ट्रांस बनते हैं, तो सिस जो होता है मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस की तुलना में। यहाँ पे तो भाई ब्रांचिंग भी सेम है, अनुभार भी सेम है, तो सिस और ट्रांस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। और ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी थी कहीं पे। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इससे काम आपका हो जाएगा, इसके अलावा कुछ है भी नहीं भाई। और अगर मैं कहूं तो जल में अविलय होता है, जल में अविलय होती है, तो वो तो एल्केन भी होती है, ये इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, जल में अविलय ये भी है, एल्केन भी है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया, ओके। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, एल्कीन खुद कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाएगा, उसको अपन कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगाएंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले अपन इसके अंदर एक चीज अगर देखें तो एल्कीन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, बताओ, हमने पीछे पढ़ा भी था, एल्कीन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, याद होगा। एल्कीन जो रिएक्शन दर्शाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सनई योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन दर्शाता है एल्कीन, इलेक्ट्रॉन सनई योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन सनई योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर के ये एडिशन रिएक्शन दर्शाएगा। कौन सी रिएक्शन दर्शाएगा, एडिशन, मतलब एल्कीन के अंदर एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसकी जगह जुड़ सकते हैं कुछ भी। सबसे पहले अपन करेंगे H2 का योग, एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले अपन करेंगे हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास कोई एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का योग करना है, मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का योग करना है। कैसे करूंगा, पड़ी हुई रिएक्शन है, बताओ आपकी पड़ी हुई रिएक्शन है, कैसे करूंगा मैं, एल्कीन में हाइड्रोजन का योग करूंगा तो क्या बनेगा, अरे फॉलो, एल्केन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, एल्केन के निर्माण की विधि को याद करो। एल्कीन से हम एल्केन बना सकते थे, कैसे, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण तो कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में होगा, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, एल्केन बन जाएगा। इतनी आसान तो रिएक्शन है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ये सिन एडिशन होता है। कैसा होता है, सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ते हैं, ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे, नहीं, दोनों एक तरफ ही जुड़ते हैं, इसको कहते हैं सिन एडिशन। तो ये रिएक्शन तो पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरी यहां पर आता है X2 का योग, X2 का योग, X2 मतलब हेलोजन, Cl2Br2F2I2, उसे कहते हैं X2, X2 का योग। अच्छा, X2 का योग कैसे करेंगे, वही हमारे पास कोई एल्कीन है, जैसे कि मैंने आपके एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, नॉर्मली अपन ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ये मेरे पास कोई एल्कीन है। अब यहाँ पे कुछ कोई भी एल्कीन हो सकती है, ठीक है। मुझे क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन X2 के साथ, मुझे इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवानी है। क्या होगा, X जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, X2 जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड C, सॉरी डबल बॉन्ड तो हट गया, डबल बॉन्ड तो हट गया, अब इसके अंदर X कैसे जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये X, ये X जुड़ गए, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिन एडिशन नहीं होता है, यहाँ पर दोनों एक तरफ नहीं जुड़ते हैं, एक X ऊपर जुड़ेगा, एक X नीचे जुड़ेगा, इसको अपन कहते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। इस चीज का बस ध्यान रखना है, करना कुछ भी नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दिया।
इसमें H2 है तो एक X इस पे जोड़ दिया, एक X इस पे जोड़ दिया। लेकिन ध्यान इतना सा रखना है कि X2 का योग कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा। एक X ऊपर की तरफ जुड़ेगा, एक X नीचे की तरफ जुड़ेगा। इसको कहते हैं एंटी एडिशन। इसको क्या कहते हैं, एंटी एडिशन। समझ गए मेरी बात को। लेकिन अब देखो ये X2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, अगर CCl4 की प्रेजेंस में हो रहा है तब ये होगा। मान लो इसी को मैं यूं कह दूं C डबल बॉन्ड C, और ये X2 का एडिशन आपको करवाना है H2O की प्रेजेंस में। अब आपको X2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, H2O की प्रेजेंस में। तो इस बार दोनों X नहीं जुड़ेंगे, इस बार एक X जुड़ेगा, एक OH जुड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। इसलिए रिएजेंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बीच में क्या लिखा हुआ है। अगर X2 के साथ CCl4 है तो दोनों हेलोजन जोड़ने हैं। अगर X2 के साथ जल का अणु है तो आपको एक X जोड़ना है और एक आपको OH जोड़ना है। एक आपको क्या करना है, X जोड़ना है और एक आपको OH जोड़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये C सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, एक यहां पर जुड़ेगा X और एक यहां पर जुड़ेगा OH, और इसके अंदर भी एंटी एडिशन ही होगा। ठीक है, आई बात समझ में, याद रख लोगे, क्या याद रखोगे सर, X2 का एडिशन जो है ना वो एंटी एडिशन होता है। और दोनों X2 कब जुड़ेंगे, जब इसके साथ CCl4 है। एक X कब जुड़ेगा, जब इसके साथ जल का अणु है। तो एक X जुड़ेगा तो बाकी क्या जुड़ेगा, OH। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि X2 और H2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HOX बनाएंगे। X2 और H2 रिएक्शन करके HOX बनाएंगे। फिर HOX जो होता है ना, इसमें से OH माइनस अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो उसके हिसाब से ये होता है, लेकिन उतना नहीं जाना आपको, बस सिंपल ध्यान रखना है X2 का CCl4 है, दोनों X जोड़ दो, H2 है, एक X और एक OH जोड़ दो। क्लियर एकदम। चलो चलो बेटा उसको तीसरा तरीका, अब अपन एक साथ 4 रिएक्शन पढ़ेंगे एक साथ। कैसे, अभी बता। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। और एल्कीन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है सर, योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसीलिए तो हमने क्या पढ़ा, H2 का योग, X2 का योग। अब किसका योग करवाएंगे, अब मैं आपको कहूं, मैंने आपको कह दिया HX का योग, मैंने आपको कह दिया H2O का योग, मैंने आपको कह दिया HOX का योग, मैंने आपको कह दिया H2SO4 का योग। इन सब का योग अपन एक साथ करवाएंगे। और एल्कीन में योग कैसे करवाना है आप सभी को पता है, नहीं पता है मैं बता दूंगा, बस धीरे धीरे समझते जाओ। जैसे कि अपन ने H2 पढ़ा या X2 पढ़ा, तो हमने आपने देखा होगा, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन से हाइड्रोजन पे, मतलब कौन से कार्बन, डबल बॉन्ड के अंदर 2 कार्बन होते हैं, ये होते हैं, तो कौन से कार्बन पर H जोड़ना है, कौन से कार्बन पर दूसरा वाला H जोड़ना है, नहीं देखा, क्योंकि दोनों ही H है। क्या देखना, X2 लिया तो X2 के अंदर अपन ने ये नहीं देखा कि कौन से पे जो है वो क्या जोड़ना है, कौन सा X जोड़ना है, कौन सा इस पे X जोड़ना है, क्योंकि दोनों ही X2 है, Cl2 है, तो एक Cl इधर जोड़ दो और दूसरा इधर जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर H2 है, X2 है, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि कौन से पे क्या जोड़ना है। लेकिन अब तो अलग अलग है ना, अब तो अलग अलग है, सेम थोड़ी है। तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले पे कौन सा जोड़ना है। नहीं समझ भाई, चलो बताता हूं। जैसे कि ये मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में H2 के साथ करवा रहा हूं, इसकी रिएक्शन में H2 के साथ करवा रहा हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं हाइड्रोजन दोनों पे ऐसे जोड़ दूंगा, दोनों ही हाइड्रोजन ही तो है, कहीं पे जोड़ो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने इसको ऐसे कह दिया, जैसे कि इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हाँ CH3, हाँ अब देखो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH3। अब इसी को मैं HCl से रिएक्शन करो। अब देखो, अब अपन जरूरी नहीं है ना कि हाइड्रोजन यहीं पे जोड़ेंगे, अब अपन को देखना पड़ेगा, इसमें 2 चीजें, एक H प्लस है, एक Cl माइनस है। तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि कौन से कार्बन पर, डबल बॉन्ड से जुड़े 2 कार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड वाले कौन से कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा और कौन से कार्बन पर क्लोरीन जाएगा।
ये चीज अपन को देखनी पड़ेगी जब दोनों अलग अलग होते हैं, और इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ गई? चलो अब देखो, जैसे कि मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मुझे HX का योग करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा? किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दूंगा और किसी पे भी X जोड़ दूंगा, दोनों सममित है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। वैसे ही मैंने जैसे कि H2SO4 ले लिया, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? देखो, इसको तोड़ेंगे H प्लस और X माइनस में, इसको तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस में, इसको तोड़ेंगे OH माइनस X प्लस पे, और इसको तोड़ेंगे H प्लस और HSO4 माइनस में। समझ गए? तो ये तोड़ने का तरीका आप सबको आना चाहिए। ये जो है ना, ये तोड़ने का तरीका आना चाहिए आपको कि किसको कैसे तोड़ेंगे। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये लिख दिया। अब जैसे कि मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है। तो ये CH और इसकी रिएक्शन मुझे H2O से करवानी, तो क्या होगा? एक H प्लस है, एक OH माइनस है, कहीं पे जोड़ दो। जैसे मैंने ऐसे जोड़ दिया CH3 CH2 CHOH CH3। तो अगर एल्कीन सममित है, जैसे कि ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि कौन से में क्या जोड़ना है। एक तो आप तब नहीं देखोगे जब दोनों समान है, जैसे H2 है X2 है X2 है, तो वहां पे नहीं देखोगे। दूसरा, आप तब नहीं देखोगे कि जब दोनों एल्कीन ही समान है, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है। इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है उतने के उतने हाइड्रोजन इसके पास है, इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन इसके पास है, तब भी नहीं देख रहे। तब आप जहां मर्जी आए वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां मर्जी आए OH जोड़ दो, जहां मर्जी आए हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां मर्जी आए X जोड़ दो। ये सममित एल्कीन में होता है। लेकिन अगर असममित एल्कीन हो गई, असममित एल्कीन हो गई, असममित एल्कीन में योग जो है वो किसके द्वारा होगा? मार्कोनिकॉफ द्वारा होता है। और ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, लगभग चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। योग मार्कोनिकॉफ रूल द्वारा होगा। जैसे जैसे अभी बता रहा हूं, जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड ये लिख दिया मैंने, और इसके अंदर अभी अपन को मुझे योग करवाना है HCl का। अब मैं कैसे करवाऊंगा? अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं जहां चाहूं हाइड्रोजन जोड़ दूं, जहां चाहे क्लोरीन जोड़ दूं, नहीं। अब मुझे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सिंपल लाइन याद रखो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन ना इस पे जाएगा। समझ रहे मेरी बात? आपको इसको देखना ही नहीं, आपको डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन देखने, इसमें आपको एक जोड़ना इधर, एक जोड़ना इधर। अब किधर जोड़ेंगे? तो इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो क्लोरीन अपने आप इस पे चला जाएगा। या फिर मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि पॉजिटिव पार्ट जैसे कि यहाँ पर H प्लस पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव भाग वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव भाग वहां पर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अगर आपको नहीं लिखा है आपने तो लिख लो, पीछे मैंने लिखा है अभी तक। पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। बस इसी रूल को फॉलो कर लिया अपन ने। CH3 CH Cl CH3 ये बन गया कंपाउंड। समझ गए मेरी बात को? ऐसे आपको एडिशन करवाना है, करवा लोगे? चलो अब एक चीज है, इसको लिखो पहले। अब इसमें किसी का भी एडिशन आ सकता है, जैसे मैंने HCl और H2O दो का ही बताया, HOX का भी आ सकता है, H2SO4 का भी आ सकता है। तो आपको तोड़ना आ गया, अगर सममित एल्कीन हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां पे आप H जोड़ना चाहो वहां H जोड़ दो, जहां पे HS4 जोड़ना वहां HS4 जोड़ दो। लेकिन असममित आ गई तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? बहुत आसान है, मैंने आपको कहा बहुत आसान है। कैसे? H2 और X2 में कोई लफड़ा ही नहीं। अब यहां पर कुछ अलग अलग वाले आ गए, H2O आ गया, HOX आ गया, H2SO4 आ गया,
इसमें इसमें भी अगर सम्मित एल्कीन आ गई तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं, जहां मर्जी आए वहां जोड़ दो। टेंशन केवल तब है जब असम्मित एल्कीन आ जाएगी। असम्मित में भी कुछ भी टेंशन नहीं है, बस एक नियम याद रखना मार्कोनिकॉफ का, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बस दो ही स्टेप है, सम्मित है जहां मर्जी आए वहां जोड़ो, असम्मित है मार्कोनिकॉफ से जोड़ दो। ठीक है बच्चों, चल इसको लिखो, बेटा इसको। चल अब एक छोटी सी चीज आपको समझनी है कि अगर HBr की रिएक्शन होती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, बता रखी है ये भी चीज मैंने बता रखी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नॉर्मल अगर HBr आ गया तब तो एसिमेट्रिकल एल्कीन है, और HBr कैसे जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल से, यानी कि CH3 CHBr और CH3, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HBr लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पेरोक्साइड। इस चीज को ध्यान रखना, पेरोक्साइड लिखा है बीच में। अगर पेरोक्साइड की रिएक्शन HBr से होती है, मतलब पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr से रिएक्शन होती है, तब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ लग गया, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब उसका उल्टा करना है। हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी में उल्टा कर दो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। बस CH3 CH2 CH2 Br, ये जुड़ा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। और ये केवल HBr में ही होता है, ऐसा नहीं है HCl आ गया तो HCl में पेरोक्साइड नहीं होता है, केवल HBr में ही ये होता है, और पेरोक्साइड भी होना चाहिए, ये इसका स्पेशल केस है। ठीक है, ये इसका स्पेशल केस है जो आपको ध्यान में रखना। क्लियर, चल मैडम नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस योगात्मक अभिक्रिया हमने सारी पढ़ दी। अब अपन पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, हिंदी में कहते हैं ओजोनीकरण। क्या होता है ओजोनीकरण, अभी बताते हैं। ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण। ओजोनीकरण जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ओजोनीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, और दूसरा यहां पर इसके अंदर हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ओजोनोलाइसिस एल्कीन का अपन क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। दो तरीके से हो सकता है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और दूसरा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कैसे होगा, बस रीएजेंट का ध्यान रखना। भाई पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेटिव हो रहा है कि रिडक्टिव हो रहा है, रीएजेंट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, रीएजेंट, बीच में यूज में क्या हो रहा है उस चीज से हमें पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है। अगर रीएजेंट के तौर पर ओजोन, उसके साथ H2O और साथ में इसके अंदर जिंक यूज में हो रहा है, तब तो ये ऑक्सीडेटिव है। और रिडक्टिव में क्या होगा, सिर्फ ओजोन और H2O, जिंक यूज में नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस समझो। रीएजेंट क्या मिलेगा, तीर के निशान पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ओजोन उसके साथ जल, वो तो इसमें भी है, लेकिन ऑक्सीडेटिव में एक और है जिंक, ये जिंक आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इस चीज से आप फर्क कर पाओगे कि ये ऑक्सीडेटिव है कि रिडक्टिव है। अगर जिंक दिखा साथ में तब तो ऑक्सीडेटिव वाला ओजोनोलाइसिस करना है, और अगर जिंक नहीं दिखा तो रिडक्टिव वाला करना है। सर करेंगे कैसे, हमें पता ही नहीं, वो तो मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है, वो तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। बस जैसे कि मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अपन के साथ O3 H2O और जिंक साथ में लिख दिया। तो इससे आपको क्या पता चला सर, अब जरूरी नहीं है ये O3 यही मिले, O3 हो सकता है वो यहाँ पे लिख दे, ओजोन को यहाँ पे लिख दे, और इधर H2O और जिंक लिख दे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीन चीजें आपको मिलनी चाहिए।
समझ गए मेरी बात को? ये तीन चीजें मिलनी चाहिए, O3 है, H2O है और जिंक है। अब इसका क्या करना है? ओजोनोलाइसिस। सर कितना भारी होगा? कुछ नहीं होगा, भारी कुछ नहीं होता है। ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये सर दिख रहे हैं, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। क्या काम समझ में आया? ये बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, दे दिया सर। कैसे होगा? ये बन गया CH3CHO और ये बन गया सर CH2O, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं CH2O, या अपन इसको कह सकते हैं HCHO। तो CH2O है ना, लिखने का एक ही तरीका है, CH3CHO या फिर HCHO। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। एक मिनट, ये रिडक्टिव होता है, जिसके अंदर जिंक होता है ना वो होता है रिडक्टिव। सॉरी बच्चों, इसको ठीक कर लो। और ये हो जाएगा ऑक्सीडेटिव, अभी गलत हो जाता है, ये होता है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो रिडक्टिव के अंदर क्या होगा? ओजोन H2O के साथ जिंक होगा, और ऑक्सीडेटिव में जिंक साथ में नहीं होगा। इसको करेक्ट कर लेना अगर आपने लिखा है तो। अब रिडक्टिव में ये ऐसा होता है, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? देखो सुनो मेरी बात, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ ओजोन और H2 होता है, साथ में जिंक नहीं है। करना क्या है? पहले तो वही काम करना, बॉन्ड तोड़ा O, बॉन्ड तोड़ा O दे दिए, दो O दे दिए हमने। चलो ठीक है सर, कैसा बनेगा? CH3CHO बन गया सर इधर, और इधर सर HCHO बन गया सर, बन गया HCHO। यस सर। अब सर ये तो दोनों ही सेम ही हो गए, सेम नहीं है, यहां पर साथ में जिंक नहीं है, इसलिए ये आगे और ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इस एल्डिहाइड से आगे और बनेगा एसिड CH3COOH, इससे आगे और बनेगा HCOOH। समझे मेरी बात को? ये आगे और ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड बनता है। फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे एसिड बनेगा, जबकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, क्योंकि फर्दर ऑक्सीडाइज ये नहीं होता है, जिंक साथ में लगा हुआ है तो वो इसको रोक देता है इसी पर, लेकिन इसमें जिंक है नहीं, तो इसके ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं है, तो इससे आगे और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये एल्डिहाइड से आगे एसिड बन जाएगा। किस में बनेगा? ऑक्सीडेटिव में। किस में बनेगा? ऑक्सीडेटिव में। जब जिंक साथ में नहीं हो तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाला कोई है नहीं, और इस वजह से ये एल्डिहाइड से आगे एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है? चलो एक एग्जांपल और समझे। चलो जैसे कि इसमें मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3, ठीक है। एक दो तीन चार, अरे पांच कहां हो गए? अब इसका करो, जैसे उसने लिख दिया O3 लिख दिया, H2O लिख दिया, जिंक लिख दिया। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, जहां पे डबल बॉन्ड दिखे O, जहां पे डबल बॉन्ड दिखे O, बस CH3CHO। इधर क्या हो जाएगा सर? ये CH3 है, ये सर C है, इस पे एक CH3 पहले से लगा हुआ है, एक इधर भी लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ आई मेरी बात को? तो ये बढ़ गया एल्डिहाइड, ये बढ़ गया कीटोन। तो इसमें प्रोडक्ट के तौर पे या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, जबकि इसमें ये फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है, CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओजोनोलाइसिस। ये क्या होता है? ओजोनोलाइसिस। समझ में आया? बहुत आसान है। ओजोनोलाइसिस दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीडेटिव, एक रिडक्टिव। रिडक्टिव में आपको रिएजेंट क्या मिलेगा? ओजोन, H2O और साथ में जिंक, तीनों चीजें मिलेगी, जिंक भी साथ में मिलेगा। इस वजह से इसके अंदर उत्पाद के तौर पे ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, एक ही बार इसमें ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव है तो उसमें जिंक साथ में होगा नहीं, जिससे एल्डिहाइड के बाद और आगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उत्पाद के तौर पे हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये दोनों में अंतर है ओजोनोलाइसिस में, ये दोनों ओजोनोलाइसिस के अंदर अंतर है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में। कर लोगे अब तो? बस
रिएजेंट का ध्यान रखना और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो ध्यान रखना। ये तो बहुत सिंपल काम है। इसको बॉन्ड को तोड़ो, ओ दे दो, एक एक ओ पकड़ा दो दोनों को, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये चीज आगे एल्काइन में भी रिपीट होगी, एल्काइन के अंदर भी रिपीट होगी ये चीज, ठीक है। लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। दो तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है। पहला तरीका मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर मैं यहां पर इसके अंदर रिएजेंट के तौर पर एसिडिक KMnO4 ले लूं, अगर मैं रिएजेंट के तौर पे यहां पे ले लूं एसिडिक KMnO4 या KMnO4 के साथ H प्लस, एक ही बात है भाई। एसिडिक KMnO4 कहूं या KMnO4 के साथ H प्लस लूं, है ना, दोनों यही होगा। एक तरीका मेरे पास ये है और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यहाँ पे मैं ले लूं क्षारीय KMnO4, या मैं इसको कह सकता हूं डाइल्यूटेड KMnO4, ठीक है। 1% इसको लेते हैं तो इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। 1% अगर अपन एल्केलाइन KMnO4 लेते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेयर्स अभिकर्मक कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, 1% क्षारीय KMnO4 लेंगे तो उसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं, बेयर अभिकर्मक, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बेयर्स रिएजेंट होता है। क्षारीय KMnO4 है, 1% क्षारीय KMnO4 लेते हैं तो उसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। या फिर मैं डाइल्यूटेड KMnO4 लेता हूं, दोनों अलग अलग तरीके, एक एसिडिक KMnO4 है, एक क्षारीय KMnO4 है। अगर मैं एसिडिक KMnO4 लूंगा, इसकी रिएक्शन जल के साथ होती है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ करवाऊंगा तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है भाई। अम्लीय KMnO4 क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि क्षारीय KMnO4 बहुत ही कमजोर ऑक्सीकारक है। तो अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं तो ये बॉन्ड दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, ये दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ देगा। एक बार HOH दे देगा और एक बार क्या दे देगा, HOH दे देगा। समझ गए मेरी बात को, दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ पर ये तोड़ देगा, एक HOH एक HOH, HOH यहाँ पे टूटा, HOH यहाँ पे टूटा, एक H और OH इसको मिल गया, एक H और OH उसको मिल गया। बना क्या देखो, यहाँ पे CH3 CH पहले से था, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 हो गया और OH, यानी कि CH3 CH2 OH। इसमें क्या बना, इसमें सर ये CH3 है, ये CH2 OH बन गया सर इसमें भी, यानी कि सेम ही बना CH3 CH2 OH, यानी कि 2 मोल अपन को क्या मिल गए, 2 मोल अपन को एथेनॉल मिल गए, CH3 CH2 OH। इसके अंदर क्या होगा, इसमें दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, इसमें केवल ये एक ही बॉन्ड तोड़ पाता है, इसमें केवल एक ही बॉन्ड तोड़ पाता है, जिसे इधर H आ गया इधर OH आ गया। समझ गए मेरी बात को, एक ही बॉन्ड तोड़ पाता है, इधर H इधर OH। तो अब कैसे बना देखो, CH3 एक H आ गया तो CH2 हो गया, एक बॉन्ड इसके अंदर बना रहेगा क्योंकि दोनों नहीं टूटेंगे, और CH इस पे OH आ गया और ये CH3, ये दोनों के अंदर प्रोडक्ट का डिफरेंस है। अगर एसिडिक KMnO4 लिया, वही हमारे पास क्या है, क्रियाकारक है, उत्पाद अलग बन रहे हैं। अगर क्षारीय KMnO4 लिया, वही क्रियाकारक है, उत्पाद अलग बन रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एसिडिक KMnO4 लेंगे तो दोनों बॉन्ड बीच में से टूट जाएंगे क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि इसमें केवल एक ही बॉन्ड टूटेगा, इसमें केवल एक ही बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो अब मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दूं जैसे पहले वाली रिएक्शन है, मैं ये ऐसे लिख दूं CH3 CH
डबल बॉन्ड CH3 और ये जल की उपस्थिति में करा करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा दूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया KMnO4H+। तो अब ये बॉन्ड O टूट से समझ गए, ये बॉन्ड O से टूट जाएगा। पहले किससे टूटा था? HOH से, क्योंकि जल लिया था। जल में क्या होता है? H और OH होता है। यहाँ पर क्या है? O से टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो O से टूट जाएगा। बस इसमें घबराना नहीं आपको, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। CH3CH हो जाएगा, इधर भी CH3CH हो जाएगा। अब ये क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है ना, तो ये आगे और ऑक्सीडाइज हो जाता है। CH3CHO किसमें बदल जाएगा? CH3COOH में बदल जाएगा, है ना? CH3COOH में बदल जाएगा। ये भी बदल जाएगा सेम, जैसे ये बदलाव है, ये भी बदल जाएगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, एसिडिक KMnO4 और सारी KMnO4 के अंदर क्या अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने एल्कीन को कंप्लीटली पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, इसके अलावा उसकी रासायनिक विधियां, सारी बातें एक एक करके हमने कवर करी है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ अगर चीजें बच गई हैं, वैसे तो बची कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मैंने कवर कर ली, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट आपको लगा बच गया तो उसको नोट्स में एड ऑन कर लेना। ठीक है, बाकी जितना पढ़ाया है उसको बार बार पढ़ते रहे, बार बार एकदम घोट जाइए। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एल्काइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।